अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद उल अज़हा और यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन हमें 28 मई 1998 की वो तारीख़ी घड़ी याद दिलाता है जब पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाकों के ज़रिए अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और दुश्मन के मुमकिन हमलों के ख़िलाफ़ एक मजबूत और काबिले भरोसा डेटरेंस क्रिएट की। ये दिन पूरी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और ख़ुद मुख्तारी की एक अलामत। और नाज़रीन, ईद की खुशियों के साथ जब यौम तकबीर जैसा अहम दिन भी आ जाए तो जश्न का रंग और भी दुबाला हो जाता है। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। दस्तरखान पे तरह तरह के पकवान पड़े हैं, बल्कि ये कहें कि सजे हैं, और बारबेक्यू, कोरमा, कबाब, निहारी, खुशबुएँ हर तरफ होंगी। ज़ाहिर है हर घर में इस वक्त कुर्बानी के बाद जो है वो मुख्तलिफ खाने बन रहे होंगे। और ईद उल अज़हा हो और इस तरह के पकवान खाने ना बने, गोश्त ना बने, ऐसा नहीं होता। तो ये तो ज़ाहिर है होना ही है। लेकिन जहाँ ईद की खुशियाँ, मोहब्बतों और जायकों का नाम है, वहीं पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग ईद के दिनों में बहुत बेहतियाती करते हैं। इनडाइजेशन उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, किसी का वेट बढ़ता है और दीगर मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम इसी इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे कि ईद के दिनों में आपको किस तरह मीट खाना चाहिए, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और एक हेल्दी मील क्या हो सकती है, अच्छा सेहतमंद खाना क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है उस खाने का, और ऐसा बेहतर लाइफस्टाइल कैसे अपनाया जाए कि ईद की रौनकें भी बरकरार रहें, आप खुश भी हों, गोश्त भी खाएं, अच्छे डिलिशियस डिशेस खाएं, लेकिन आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट ना करे। बिकॉज रात को फिर लोग एडमिट हुए भी होते हैं, अस्पताल गए भी होते हैं। सो कैसे अपना ख्याल रखें, कैसे ईद को एंजॉय करें, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। तो डेफिनेटली हमें जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच की ज़रूरत है कि जो आपको बता सके, ऐसे कोचेस जो आपको बता सकें, डॉक्टर्स ऐसे जो आपको बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखें, जिस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे नए चैलेंजेस आए हैं, वहाँ हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आई है। नई नई डिसीज़ेज़, नए नए प्रॉब्लम्स सामने आए। पहले आपको शायद 2-4 बीमारियों का ही पता होता था, लेकिन अब बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो आपको पता चलती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम अहाता करेंगे इन तमाम इशूज़ का, और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत मारूफ हैं अपनी अपनी फील्ड में, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह आप ईद पर अच्छा खाना खा सकते हैं और अपना ख्याल भी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सदफ़ साजिद साहिबा। ये लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच हैं, कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं। दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहरुख खान, ये डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और डॉक्टर जवेरिया महमूद डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। सदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइए, लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच है क्या? पहले ज़रा इसको एक्सप्लेन करें आम बंदे के लिए कि ये करता क्या है, कैसे किसी आम बंदे की हेल्थ पे या लाइफ पे या लाइफस्टाइल पे असर डालता है। First of all, thank you so much for inviting me here. Basically, lifestyle medicine, it's a quite different field, और हमारे पाकिस्तान में इसका ज़रा कॉन्सेप्ट न्यू है। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल मेडिसिन इज़ अ वास्ट डोमेन जिसके 6 पिलर्स हैं, और बेसिकली इट्स अ मेडिकल फील्ड जो कि जिसकी एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस के ऊपर ये बेस्ड की गई है। और इसके जो 6 पिलर्स हैं, न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ दैम, उसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, रेस्टोरेटिव स्लीप है, क्वालिटी ऑफ स्लीप जिसकी हम बात करते हैं। इसके साथ हमारी क्रेविंग्स एंड एडिक्शन है, और सबसे आखिर में आती है हमारे सोशल कनेक्शंस। तो इन 6 पिलर्स के ऊपर हम काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है उसके सारे पैरामीटर्स के ऊपर जब काम किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए इजी कर दूं कि सिर्फ एक अच्छा खाना खा के आप ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ ज़्यादा अच्छी स्लीप पैटर्न ठीक करके आप ठीक नहीं हो सकते। कोई बहुत अच्छी मेडिसिन, मल्टीविटामिन लेके आप ठीक नहीं हो सकते। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आपको हर एवेन्यू को टच करना है, टैप करना है, जिससे आपने अपनी बॉडी की जो एनाटमी है उसको कंट्रोल में लाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि जो हम ईद उल अज़हा पे हर तरह का मीट होता है, लेकिन रेड मीट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लोग कुर्बानी के जानवर में हिस्से लेते हैं, गाय का हिस्सा लेते हैं। तो जो रेड मीट है ये हेल्थ के लिए कहा जाता है अच्छा नहीं है। क्या वाकई इसकी कोई साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि ये कोई भी खाया अच्छा नहीं है, या कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये अच्छा नहीं? देखिए, बेसिकली जो इन सब के लिए हम बात करें ना, नॉर्मली भी जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है और डाइटरी पैटर्न्स हैं, उनके ऊपर सब लोगों के लिए ये इतना
हेल्पफुल नहीं है। लाइक जो रेड मीट की बात कर रही हूँ जिसके अंदर बीफ आ जाता है और टू सम हाउ मटन भी उसके अंदर आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ इसकी कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यू हैव सीन के लोग हाई प्रोटीन डाइट के पीछे गए तो उन्होंने इस मीट की, रेड मीट की स्पेशली कंजम्पशन को ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमने बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखे, जिसमें यूरिक एसिड था, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे, या इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया लोगों का। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज़ इसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। क्योंकि सैचुरेटेड फ़ैट जो है ना, या ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट भी आ जाता है, सैचुरेटेड फ़ैट आ जाता है, सॉल्ट, सोडियम बहुत ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, CVD, या फिर इसके अलावा जो है हमारी इवन हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो हमारा ये जो है डायबिटीज़, उसके इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो हार्मोन्स या बाकी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसकी वजह से हमारे PCOS वो वाले प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्या हम ये सेंचुरीज से ये मीट खा रहे हैं, अब इसको हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर हमारी बॉडी ने कुछ ऐसी डिसीज़ क्रिएट कर ली हैं या हो चुकी हैं जो अब इस मीट को डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली देखें, अगर हम देखें कि एक जो फूड है उसकी कंप्लीट न्यूट्रिशन में तमाम न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो बेसिक से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके बारे में हर एक को अवेयरनेस है कि प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके जो है वो फैट्स होने चाहिए, हेल्दी फैट्स, फाइबर होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि आपने बिल्कुल ओमिट कर देना है प्रोटीन्स को, लेकिन प्रोटीन्स की टाइप को थोड़ा सा चेंज किया जाए, जिसके अंदर आपकी वाइट जो है लीन मीट जिसके अंदर चर्बी या इसका इस्तेमाल ना हो, या फ़िश और चिकन आप ले सकते हैं, वो हेल्दियर ऑप्शन है। और इसके अलावा या फिर आप अपने एग्स ले सकते हैं। आप ये कह रही हैं ना रेड मीट नहीं लेना? रेड मीट की कंजम्पशन को वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है वो कहते हैं कि उनकी जो रिकमेंडेशन है साल में आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें। साल में एक दफ़ा? साल में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया जाए। बट क्योंकि ये सब उसकी स्टडीज़ की बेस पर उन्होंने डिक्लेयर किया, जो हमारी स्टडीज़ का रेशो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारी बॉडी अब उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती ना? डाइजेस्ट करती है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोसेस टाइप ऑफ मीट है या कुकिंग मेथड्स हैं वो चीज़ इसको वर्सन कर रहे हैं और ज़्यादा। डॉक्टर शाहरुख खान साहब ये बताएं कि ये ईद के मौके पर पोर्शन कंट्रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, जो अगर ना किया जाए तो इनडाइजेशन के अलावा और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और किस तरह खाना चाहिए जो ईद का गोश्त है उसको? अच्छा, इसमें पोर्शन कंट्रोल की आपने जहाँ तक बात किया ना, पोर्शन कंट्रोल तो डेफिनेटली इज कंपल्सरी पार्ट एवरीडे लाइफ का। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ईद पे पोर्शन कंट्रोल कर लें और बाकी पूरी लाइफ करें ना। ऑब्वियसली ईद एक ऐसा त्यौहार है हमारा जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अरसा मीट नहीं कंज्यूम करते, लेकिन वो सिर्फ उस ईद पे खा रहे होते हैं। हाँ। तो उनको फिर वो जब मिलता है तो फिर वो एक्सप्लॉइट भी उतना कर देते हैं, लाइक 3, 4, 5 टाइम्स घर में 3 दफ़ा बन रहा है, फिर उसके बाद बाहर जहाँ जा रहे हैं वहाँ मीट मिल रहा है। तो देयर इज़ ऑलवेज बैलेंस, ठीक है। तो पोर्शन कंट्रोल वही है कि आपके जितने पोर्शंस हैं न्यूट्रिएंट्स के, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, जो बॉडी के लिए लाजमी रिक्वायर्ड हैं फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। तो वो तो आपको सारे मैनेज करने ही हैं। लाइक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 0.8, ये 2025 तक जो है ये वाली चीज़ एलिजिबल थी। अमेरिकन गाइडलाइंस न्यू आई हैं 2025 से 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया, मीट कंजम्पशन को ज़्यादा बढ़ा दिया गया। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पोर्शन कंट्रोल में जब हम बात करते हैं, हम मीट को बहुत ज़्यादा ना फियर मॉन्गरिंग करना शुरू कर देते हैं और डरते हैं कि जी इससे पता नहीं ये इश्यूज हो जाएंगे, CVD हो सकता है और सो मेनी अदर थिंग्स। बट US गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग राइट नाउ मीट कंजम्पशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो क्वालिटी मीट, लाइक क्वालिटी प्रोटीन, और क्वालिटी प्रोटीन आपको बेस्ट सोर्स है वो मीट से ही मिलता है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा दिन में खा रहे हैं, 5-5 दफ़ा खा रहे हैं, दे शुड ईट इट विद मॉडरेशन। लाइक 100 ग्राम्स का आप एक पीस ले सकते हैं एक टाइम पे, और अगर आपने लाजमी लेना ही लेना है, मतलब आपके पास 3-4 दिन है मीट पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो वो तो एक अच्छी बात है, अब लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको यूज़ कर लें अगर वो हाइजेनिक कंडीशन में अच्छे पड़े हैं। बट अगर आप उन 3 दिन में खा रहे हैं तो 100 to 200 ग्राम्स का पैटी एक जो होता है, या फिर उसका जो फिले होता है, या जो
स्लाइस कह लें, आप पीस कह लें, तो आप एक अपने मील टाइम में ले सकते हैं। अमेरिकन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग व्हाई दे आर प्रमोटिंग मीट कंजम्पशन या प्रोटीन इनटेक मोर, लाइक अभी जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा पहले सीरियल्स लेते थे हम, सीरियल्स की सर्विंग हमारी 10 से 12 होती थी या 7 से 10 के अराउंड होती थी। अब प्रोटीन बढ़ा दिया गया है, वो पूरा पायरामिड ही उल्टा कर दिया गया है। तो उसकी रीज़न क्या है? हमारे पास क्वालिटी प्रोटीन नहीं है। नो डाउट प्रैक्टिसेस बहुत बुरे हैं हमारे किसी भी चीज़ को खाने के। हमने स्टार्च है तो उसको भी फ्राई करके खाना है समोसे की सूरत में या फ्राई वो पोटैटो फ्राइज की सूरत में। और अगर हमने बीफ को खाना है तो उसको इतना चार्ड कर देना है या उसको इतना ग्रिल्ड कर देना है, बारबेक्यूड कर देना है कि उसके अंदर जो HCAs हैं, जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप मीट खाएं और डेली आप उसको बारबेक्यू करके खाएं। मैं कह रहा हूँ कि मीट कंजम्पशन आपकी हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा एलिजिबल, लाइक साल में 1 दफ़ा खाना, इट्स लाइक आपका लाइफस्टाइल किधर जाएगा फिर अगर निकालें। हाँ एग्जैक्टली। और कुर्बानी का गोश्त तो सारा हमें जो है वो अफ्रीका भेजना पड़ जाएगा फिर। डॉक्टर साहब बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करूँगी। बेसिकली ये जो बता रहे हैं ना कि ये तो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, और वेरी ट्रू कि हमारी जो अमेरिकन गाइडलाइंस आई हैं और ये डाइटरी गाइडलाइंस हैं उनके अंदर प्रोटीन की कंजम्पशन, और प्रोटीन इज़ द मेजर न्यूट्रिएंट जो कि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी, जो मैंने बात की है वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन इट्स अ डिफरेंट डोमेन। उसने जब रिसर्चेस की हैं और उन्होंने उनकी जो स्टडीज़ हैं उसकी बेस के ऊपर जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है डिजीज़ का, तो उसकी बेस के ऊपर उन्होंने रेड मीट की बात कर रही हूँ मैं, जिसके अंदर बीफ आता है, और वो उसके ऊपर जो है उन्होंने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी कि देखें जो प्रोटीन की हम बात करते हैं ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है, हम उसको मिस कर देते हैं। आप देखें कि हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं वो गोश्त नहीं खा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वीगन डाइट के ऊपर हैं, या उसके साथ वो एग्स को कर रहे हैं। इनफैक्ट यूरोप हैज डेवलप्ड प्लांट बेस्ड मीट आल्सो। वो कई सालों से, अब वहाँ पिछले 7-8 साल से प्लांट बेस्ड मीट अवेलेबल है, जिसके आप सैंडविचेस, बर्गर्स और ये सब खाते हैं। बाय द वे आई ट्राइड इट, इट्स वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर ये है कि आप उसके कॉम्बिनेशंस में, क्योंकि देखें जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं है, सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो हैं उसमें मिस हैं। तो क्या होता है कि जब हम दालें बनाएं, मैं कॉमन प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ कि आपने घरों में अगर दाल बनानी है तो आप 3 से 4 दालों को मिक्स कर लें, छिलके वाली दाल बनाएं, फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और उसकी प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आप जो हैं बहुत सारे नट्स हैं, सीड्स हैं, उनसे अपनी प्रोटीन वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट, हमारी डिस्कशन जारी है। ईद का दूसरा दिन है। खाना क्या है, कितना खाना है, कैसे खाना है और क्यों खाना है, इस पर बातचीत चल रही है। एक ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल उनके सामने रखेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर जवेरिया, पहले मैं ज़रा स्पेसिफिकली ईद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, फिर जनरल बात भी कर लेंगे। ये जो ईद, ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है, ये इसको किस फॉर्म में खाना चाहिए? स्पेशली मैं कुर्बानी के गोश्त की बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं फिर वेजिटेबल्स और अगर योगर्ट आप साथ लें तो फिर डाइजेस्ट हो जाता है। ये किस तरह डाइजेस्ट होता है? और ज़रा ये भी बताइएगा कि इसको यूज़ किस तरह करना चाहिए, बिकॉज हमने देखा है कि इधर कुर्बानी होती है, उधर गोश्त बनना शुरू हो जाता है, या फिर कितना ब्लड इसका ड्रेन हुआ हो, किस तरह बनना चाहिए, इसको ज़रा हाईलाइट कीजिएगा। बिकॉज ये तो कुर्बानी के दिनों में बहुत सारे पेशेंट्स आप लोगों के पास आते होंगे और अपने ये इश्यूज़ बताते होंगे कि हमने खाना खाया और हमारी तबीयत ख़राब हो गई। गो अहेड। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक सबसे पहले, और बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन के लिए। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ये क्योंकि इस सार ईद सार है, ईद कुर्बानी है, ईद उल अज़हा है, तो इसमें स्पेसिफिकली जब ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हमने बैलेंस चलना है, मुतवाज़न चलना है, मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतवाज़न ज़िंदगी और म्याना रवी से हर चीज़ देखनी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक वक्त पे बहुत ज़्यादा मील ना कंज्यूम करें, एक चीज़। फिर आपने पूछा कि इसको हम किस तरह से ले सकते हैं कि हम हेल्दी तरीके से गोश्त की कंजप्शन कर सकें और हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, ना कि हम बीमार हो जाएं, ताकि हम ना सिर्फ ईद पे हेल्दी रहें बल्कि बीमारियों से बचें। तो इसके लिए आपको चंद चीज़ें, जो मेरे 5 पॉइंट्स हैं, वो आप लोग तमाम हमारे देखने वाले नाजरीन नोट कर लें एज एक्सपर्ट एडवाइस। और उसमें नंबर 1 पे ये है कि आप ईद से तकरीबन 1-2 दिन पहले ही पुदीने का पानी बना के रख लें, सत्तू का पानी, फालसे का शरबत। एक तो जो गर्मी की
शिद्दत है और साथ में जो गोश्त की कंजप्शन है वो आपकी बॉडी को थोड़ा कूल डाउन रखेगा। जैसे कि इजीली जिसको जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना फल ना कोई और चीज़, तो वो इवन लस्सी, जो कच्ची लस्सी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ सेकंड नंबर पे ये कि जब आप गोश्त बनाएं तो उसको दालों और सब्जियों के साथ यूज़ करें, कंज्यूम करें, और साथ ही साथ जो फल हैं उसका इस्तेमाल करें, दही वगैरह का इस्तेमाल करें। थर्ड नंबर पे जो मील आपने लेना है, एक तो आपका जो गोश्त है 200 या 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने मैक्सिमम भी खाना है तो 500 ग्राम से थोड़ा 500 ग्राम से थोड़ा नीचे रखें, क्योंकि अगर आप तकरीबन 4-5 बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, उसकी बोटियाँ लेते हैं, साथ में आप कोई ऐसी गलत चीज़ तो अभी आप ये कह रही हैं कि ईद पर सबको मेजरमेंट मशीन्स रखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि तीनों का यही ख्याल है हमारे पैनलिस्ट का कि वो रखें और मेजर करें और मेजर करके पका के खाएं, अन्य ना खाएं। सबसे पहले ये है कि जिसको कहते हैं ना कि कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी, खाने भी नहीं, स्पेशली ये जो ईद इसार आती है ना, ये जो बड़ी ईद आती है, इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको पता है हमारे लोग ऐसे हैं, वो पूरा साल वेट करते हैं ना कि भाई ईद आएगी, हम एक वक्त पे 2-2 किलो कढ़ाई बना के खा लेंगे और तरी वाले गोश्त बनेंगे, नमकीन गोश्त बनेंगे। ये सब चीज़ें खाएं, ये फेस्टिविटी है, खाने पीने वाली ईद है, पर थोड़ा सा ज़रा समझदारी से, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली। अच्छा, फिर जब आपने गोश्त 300 ग्राम या चलो 500 ग्राम तक भी आपने ले लिया है, आप साथ में नीम गर्म कहवा इस्तेमाल करें। ठीक है, आप नीम गर्म कहवे की तरफ आप तो खैर सीधा जाते ही फिजी ड्रिंक्स की तरफ है ना लोग, आप लोग ये नहीं कर सकते, आप सादा पानी इस्तेमाल कर लें, लाइक जो रूम टेम्परेचर वाटर है, क्योंकि एक तो आप कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो चर्बी की मिकदार नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंडली इसके अंदर जब आप फ्रिज में इवन बार बार रखते निकालते हैं तो इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो गोश्त में क्योंकि आपको पता है ना माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से थॉइंग प्रोसेस से बचें। यानी अगर आपने पहले दिन खाना बनाया तो दोबारा गर्म करके ठंडा, गर्म ठंडा, इस तरह करके थॉइंग प्रोसेस ना करें, वो भी अनहेल्दी है। मतलब री कुकिंग, री हीट वाला मामला जो है। और सेकंड नंबर पे जब आप इसके साथ फ्रेश मतलब ये जो मिंट ड्रिंक्स हैं या इस तरह की चीज़ें लेंगे तो वो आपका इजीली डाइजेशन भी आपकी अच्छी होगी। अब आपने गोश्त तो खा लिया, फिर आपने उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना। और इवन गोश्त बनाने की जो प्रेपरेशन है उसमें आपके पास आपके योगर्ट होनी चाहिए, आपके पास साथ में आप उसमें कचरी डाल लें, उसमें लहसुन अदरक यूज़ करें, और कोशिश करें कि प्लांट ऑयल यानी कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला सीड ऑयल उसमें बनाएं। अब ये नहीं कि देसी बकरा देसी घी में बन रहा है और उसके बाद आपको दूसरे तीसरे दिन ही दिल का मसला बना हुआ है या कोई और इशू है। देसी मैंने आपको क्लियरली सुना नहीं है, लेकिन आपने अगर देसी घी कहा है तो रीसेंट रिसर्चेस बता रही हैं कि देसी घी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो उसका फ़ायदा है और वो बड़ा हेल्दी है एज कम्पेयर टू एनी अदर कुकिंग ऑयल। चाहे पर तकरीबन आप वीकली अगर ट्वाइस अ वीक ले लेते हैं तो ठीक है, नॉर्मल। पर अगर जो इंसान जिम कर रहा है, जो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, जो जिसको एनर्जी चाहिए इंटरनली, तो इसको हम एनिमल फैट में लेते हैं ना। पर आपको पता है अभी ईद कुर्बा है और लोग देसी घी है उसको देसी बकरे के साथ बना के, मतलब वो कहते हैं ये बड़ा एनरिच्ड और थिक और बड़ा ट्रेडिशनल सा फूड बनाने की कोशिश करते हैं। बट ये कि उसके बारे में कि ये अब जो रिसर्चेस आ रही है वो ये है कि वो बड़ा हेल्दी है। आप अगर उसमें कुछ पकाते हैं तो एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑयल वो बहुत बेटर है और उसके बेनिफिट्स भी हैं और वो एक्सपेंसिव भी है, बहुत महंगा भी है। आपके व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट देसी घी, कि देसी घी कितना इंपॉर्टेंट है? ये बड़ी अच्छा पॉइंट रेज हो गया इसके अंदर, कितना इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि खानों में अगर आप उससे खाना बनाएं तो वो साइड इफेक्ट नहीं है जो आपको कुकिंग ऑयल से वैसे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देसी घी में खाना बनाने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ऑब्वियसली जैसे आपने पहली बात कर दी कि इट्स एक्सपेंसिव, तो हर कोई अफोर्ड नहीं करता, या हमारे बल्क में जब खाना बनाया जाता है तो वहाँ पर हम देसी घी को डालना या उससे पकाना अफोर्ड नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है। सो ऑलिव ऑयल भी एक्सपेंसिव है? ऑलिव ऑयल भी एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑलिव ऑयल जो है वो एग्रेसिव कुकिंग के लिए नहीं है। जो हमारे खाने लाइट कुकिंग, जैसे कि आपने फ्राइंग करनी है, थोड़े से ग्रिलिंग कर ली, सैलड ड्रेसिंग्स में यूज़ कर लिया, तो इस तरह से आप ले सकते हैं और हेल्दी है ना। एग्जैक्टली। और सेकेंडली मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। एटलीस्ट अगर आप देखें कि बाकी सब ऑयल में जो कि हमारे हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो कि हमें अवेलेबल हैं मार्केट में, पाम ऑयल की शक्ल में या हाइड्रोजनेटेड, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए और आप देखें कि उसकी वो कोई इतनी ज़्यादा भी वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। डॉक्टर शाहरुख, आप क्या कहते हैं कि क्या
ये जो देसी घी के बारे में पहले बताइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को क्लियर होना ज़रूरी है, लेकिन लोग देसी घी के बारे में समझते हैं कि वो बड़ा हैवी है या कुछ। तो ये बताइएगा वो कितना बेनिफिशियल है, बिकॉज उसको तो बड़ा हेल्दी कंसीडर किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो अपने जितने भी पेशेंट्स आते हैं, अनटिल अनलेस वही बात है कि कोई हार्ट पेशेंट ना हो, तो बाकी इवन हार्ट पेशेंट्स को भी लिमिटेड अमाउंट में मैं रिकमेंड कर देता हूँ। और नॉर्मली जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको मैं कहता हूँ आप 1 टेबलस्पून देसी घी लाजमी इस्तेमाल करें अपने पूरे दिन के अंदर। वो बेशक आप दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर डाल के मिक्स करके पी लें, या फिर आप अपने जो ब्रेकफास्ट है उसको, अगर आप जो पराठा बनाते हैं, पराठा आप पसंद करते हैं कि जी वो सही कुकिंग ऑयल के अंदर, या कुछ लोग तो बनास्पति घी में जितना पसंद करते हैं उतना कुकिंग ऑयल में भी पसंद नहीं करते, तो उनको मैं कहता हूँ आप देसी घी से रिप्लेस करते हैं। तो देसी घी इज वेरी बेनिफिशियल। So is it scientifically proven? एनिमल, Yes. या ऑब्वियसली साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट्स तो होते ही होते हैं, ठीक है, एनिमल फैट है, एनिमल सोर्स है, उसमें तो सैचुरेटेड फैट्स होंगे, लेकिन जो पूफाज एंड मूफाज हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। और जो डिफरेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हम हेल्दी कंसीडर करते हैं। तो देसी घी सेफ अनटिल अनलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फूड, लाइक आप 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून इससे मजीद ना जाएं, क्योंकि 1 टेबलस्पून जो है ना, कोई भी ऑयल हो, लाइक वो देसी घी हो, ऑलिव ऑयल हो, कुकिंग ऑयल हो, एनीथिंग, फैट्स हो, चर्बी हो, वो आपको 140 कैलोरीज देता है दिन के अंदर। और अगर आपके खाने के ऊपर तरी तैर रही है, और अगर वो देसी घी की भी है, इवन जैसे वो जी, अब मैं पता नहीं नाम लूँ ले ही लेता हूँ, चले जीला बड़ा मशहूर है जी देसी घी के, वो मस्के लगा रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या है, उसके ऊपर 2-3 इंच की लेयर है देसी घी की, तो वो क्या हेल्दी है? अगर वो लेंगे वो भी अनहेल्दी हो जाएगा। जस्ट ये कि उसको आपने एक्सीड कर दिया अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है। सो 1 टेबलस्पून या मैक्सिमम 2 टेबलस्पून आप 280-300 कैलोरीज अगर आप इससे ले रहे हैं, उस बंदे के लिए जो 2500 से 3000 कैलोरीज जिसको रिक्वायर्ड है, जिसको 1200 चाहिए, अगर वो 300 सिर्फ देसी घी से ले लेगा तो फिर बाकी कहाँ से लेगा? We'll take a short break here. वेलकम बैक। डॉक्टर जवेरिया, मुझे ये बताइएगा कि स्किन के लिए डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या बेटर होता है, ज़्यादा क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग? जो स्किन केयर करते हैं लोग अपनी ज़्यादा या कंसर्न होते हैं, उनको आप लोग क्या मशवरा देते हैं कि उनको कौन सा फूड लेना चाहिए जिससे उनकी स्किन बेटर हो? स्किन को बेटर करने के लिए आजकल क्योंकि मौसम गर्मा है और पूरे पाकिस्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपका इम्बैलेंस होता है उसको सेट करना चाहिए। मीन टू से दैट सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, चाहे आप फूड सोर्सेज से लेते हैं, किसी तरह लेते हैं, आपका ये आपके जिस्म में पूरा होना चाहिए। आप सब्जियों और फलों का लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जैसे वाटर एंड रिच फ्रूट्स हैं, लाइक वाटरमेलन है हमारे पास, क्यूकम्बर्स हैं, उसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ पत्तों वाली खुराक जो है, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम के एनरिचमेंट लेके आती हैं, बहुत ही आपको अच्छा खूबसूरत करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि लोग भूल जाते हैं और कहते हैं कि मौसम गर्मा है तो हमें स्किन भी प्यारी रखनी है, हमें फ्रेश भी नज़र आना है, तो वो 2 और पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्किन अच्छी रख सकते हैं। एक, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, तकरीबन 8 से 10 घंटे, अगर मतलब 8 आवर्स भी टू फाइन, आप 8 घंटे नींद लें। 2-2.5 लीटर अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप पानी पिएं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो और आप इंटरनली ग्लो करें और आपके पाँव और हाथ का रंग भी आपके फेस के साथ मैच हो, तो आप लोग जो है अपनी बर वक्त नींद, बर वक्त खाना, यानी बायोलॉजिकल टाइम और क्लॉक के साथ खाना ले। जो आपका सुबह उठने का वक्त है, या लाइक सनराइज़ जो टाइम है उस पर ब्रेकफास्ट करें, और जब सनसेट हो रहा हो तो मगरिब के वक्त उस टाइम आप अपना सेकंड मील लें, और दरमियान में अपने आप को हाइड्रेशन की कोई कमी ना छोड़ें। एलमंड्स और कैश्यू नट्स भी आपकी स्किन ग्लोइंग का राज बनते हैं। एसेंशियल ऑयल्स में मैं अक्सर अपनी जो मेरी मतलब अक्सर फीमेल कोलीग्स हैं, इवन पेशेंट्स हैं, तो वो पूछते हैं कि हमें स्किन ग्लो के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए क्या करना है, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप तकरीबन सुबह उठते ही निहार मुँह, बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक शॉर्ट टेक ले सकते हैं, लाइक यू कैन ऐड ऑलिव ऑयल, और उसके साथ ही साथ आप उसमें लेमन ऐड करें। आपका लोअर बेली फैट भी नहीं होगा और आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी, क्योंकि नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन है। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करती जाऊँ,
आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एस्थेटिशियन और एनी वन और एनी सप्लीमेंटेशन, पर जो अल्लाह ताला ने हमें फूड एज अ मेडिसिन के तौर पे, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना ज़रूरी तौर पे, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और ये मतलब इतना हमें मजबूत किया है ज़रूरी तौर पे, तो अगर हम यहाँ रहते हुए इजीली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल मील के साथ भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो मतलब इन फलों चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो हमारी कौम को और हमारे लोगों को चाहिए कि तंदुरुस्त तो तवाना रहें, मेटाबॉलिज्म भी ज़बरदस्त रखें, खूबसूरत दिखें, काम की जगह पे भी एनर्जेटिक नजर आएँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया ना होने दें। लो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इशू है गर्मियों में, एकदम से लोगों का ड्रॉप करता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है। बाहर जो लोग आउटडोर काम कर रहे हैं, हमारे मीडिया के बहन भाई, हमारे पुलिस ऑफिसर्स और बहुत से ऐसे लोग जो कि बाहर सर्व कर रहे हैं, और हर इंसान सुबह से शाम तक एक स्ट्रगल में लगा हुआ है। तो उसके साथ साथ जो आपका हेल्थ जो हमारा आज ये हम टॉपिक जो डिस्कस करें बहुत ज़रूरी है, तो इसको मत भूलें, अपने आप को मत भूलें। जी ओके, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। अब डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइएगा कि एक जिन लोगों को इनडाइजेशन हो जाती है, स्लीपलेसनेस है, सो नहीं सकते, और उसी वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सब कुछ होता है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं उनको, एक बीइंग लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच क्या बताती हैं उनको क्या करना चाहिए, और अगर ये क्रॉनिक हो तो फिर कैसे उसको डील करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बहुत सारी नॉलेज ज़रूर रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बॉडी एंट्रेनमेंट की तरफ आना ज़रूरी है। बॉडी एंट्रेनमेंट इज़ लाइक कि जो आपका अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक रखा है, और जो हर बॉडी का एक डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो जिसका सिंक होना बाहर के दिन निकलने और रात के होने से सिंक होना जिसका ज़रूरी है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। अगर हम सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो एंट्रेंड होना शुरू हो जाती है। वो कैसे होगी कि सुबह का नाश्ता, जो नाश्ते की विंडो है वो सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान में है। यू हैव टू ईट योर ब्रेकफास्ट एट इन दिस विंडो, क्योंकि अगर आपने 9:30 मैक्सिमम 9:30, ठीक है। इसके बाद आप जितना मर्जी अच्छा खाना खाएंगे, आपको वो खाना जो है वो उल्टा नुकसान देगा। उसकी रीज़न ये है कि जब हम उठते हैं तो ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि इट्स अ फास्टिंग मोड में हमारी बॉडी होती है। तो सबसे पहले जो अवेकनिंग होती है हमारे ऑर्गन्स की, वैसे तो सारे ऑर्गन्स होते हैं उस वक्त ही उनकी अवेकनिंग होती है, लेकिन जो सबसे पहले होता है वो हमारा लिवर काम कर रहा होता है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उस वक्त आप बेशक क्वांटिटी आपकी ज़्यादा ही होगी, लेकिन वो भी आपको कभी भी मोटा नहीं करेगी। उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर खाएं। ये मैंने करके देखा है कि आपका ब्रेकफास्ट अगर बहुत अच्छा है और बड़ा फुलफिलिंग है, उसमें कॉम्प्लेक्स और बाकी सारे कार्ब्स न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हैं, तो आपको सारा दिन ये जो डिफरेंट निबलिंग या इस तरह की कोई क्रेविंग्स ये होना ख़त्म हो जाती है। और क्या होना चाहिए वो ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में आप रोटी लें। पराठे के ऊपर अगेन एक डिबेट है, और कुछ स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि जो हम पराठा लेते हैं वीट के साथ, जब ऑयल मिक्स होता है तो ऐसा कंपाउंड बनाता है जो एसिडिटी क्रिएट करता है। बरसों से हमारे यहाँ, अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, लेकिन इसके ऊपर स्टडीज़ हैं एंड आई कैन प्रूव इट कि उसकी स्टडीज़ जो हैं वो बता रही हैं कि उस कंपाउंड की वजह से ये हमारी कौम के अंदर जो हमारे मसले आ रहे हैं कि एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, जो हमारा लीकी गट है, या हमारे फैटी लिवर, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये सब उसकी वजह से है। आप ये चले, मतलब कुछ लोगों को जिन पे होता है कि ऑब्जेक्शन भी हो, आप करके देख लें, ठीक है। आप हर चीज़ को करने से पहले आप एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देख लें कि यू विल स्टार्ट लाइक, अगर आप पहले पराठा लेते हैं उसको रिप्लेस करें रोटी के ऊपर, आप 2 रोटी भी ले लेंगे उस टाइम पे घर की बनी हुई, विद सम ऑफ लाइक कोई भी प्रोटीन, जिसके अंदर 1 से 2 अंडे भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो आप 1 एग तो रोज़ ले सकते हैं। सेकंड डे में, जैसे मैंने रोटेशन की बात की थी, सेकंड डे में आप कोई सालन ले सकते हैं जिसमें दाल, चना, लोबिया, वो भी प्रोटीन्स की अच्छी फॉर्म है। थर्ड डे में आप कीमा भी ले सकते हैं या कबाब की फॉर्म में ले सकते हैं। चौथा, आप इसी तरह ही कोई सब्ज़ी, कोई भी इसी तरह आलू की भुजिया वगैरह ले सकते हैं। तो ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन जो रोटेशन से आप करेंगे, आपका ब्रेकफास्ट हो जाए आपका। हाँ जी, बिल्कुल। और चाय जो है वो उससे पहले आ जाएगी, उसके बाद आप ग्रीन टी लेंगे, ताकि आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग या उसकी वो प्रॉब्लम ना हो। और उसकी वजह से जो ग्रीन टी है, चाय बिफोर ब्रेकफास्ट, चाय बिफोर ब्रेकफास्ट लेते हैं। कुछ लोगों को जैसे आदत होती है ना कि हमें चाय ना मिले तो हमारी आंखें नहीं खुलती, ठीक है। तो यू कैन हैव मतलब टी बिफोर लाइक योर ब्रेकफास्ट, लेकिन उसके भी कुछ यानी कि रूल्स हैं कि चाय, दूध पत्ती इज़ नॉट लाइक वो भी
उसके एक अपनी डिबेट है, उसके ऊपर लंबी हो जाएगी बात। डॉक्टर शाहरुख, जस्ट 1 मिनट, वी हैव टू कंक्लूड दिस शो। आप इसको कैसे एनालाइज कंक्लूड करना चाहेंगे डिस्कशन को? मुझे आप एक चीज पूछ लें, लाइक इफ यू वांट टू आस्क अबाउट रूटीन या ब्रेकफास्ट पे डिस्कशन हाँ, है, उसी के बारे में अब देखिए, मैं बड़ी ये लंबी बड़ी वास्ट इस पर डिस्कशन हो सकती है, डिबेट हो सकती है। अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की है, इसमें भी एक पॉइंट और रेज होता है कि अब दुनिया में जो रिसर्च आ रही है, रीसेंट स्टडीज़ हैं, वो ये कह रही हैं कि जो वीट है वो हर फॉर्म में बहुत डेंजरस है। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है अनहेल्थी है, और हम वी आर टेकिंग इट फ्रॉम लास्ट मैनी सेंचुरीज़। तो अब वीट जो है वो किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है बॉडी के अंदर। बट ऑब्वियसली एक रिसर्च दूसरी रिसर्च को रिप्लेस करती है, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है, नए नए मेडिकल में नई रिसर्चेज आके पिछली को जो है वो बाईपास कर देती हैं। लेकिन मैं समझना ये चाहता हूँ ज़रा एंड में अगर आप ये बता दें कि डाइट इम्पॉर्टेंट है, आपका रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, या एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, या ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तो कितने कितने किसकी क्या सिग्निफिकेंस है? गो अहेड। देखें, असल में ये एक ट्रायंगल है, ये किसी एक पॉइंट से नहीं फुलफिल होगा। आपका पूरे जो लाइफस्टाइल है और डाइट उस लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। और डाइट अगर आप कर भी लें, लेकिन आपके जो मेटाबॉलिज्म में जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो सिर्फ आपके एक्सरसाइज करने से बेहतर होते हैं, जिसमें हम हार्मोन्स कहते हैं, आपके डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये डोज जिसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। आपकी स्लीप बेहतर नहीं होगी, आपका स्ट्रेस कंट्रोल्ड नहीं होगा, तो फिर आपकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं, आपकी बॉडी हर टाइम देखिए, स्ट्रेस एक होता है किसी चीज़ की टेंशन हो जाना, उससे आपकी जो नर्व्स हैं और आपके जो वेन्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन एक हिडन स्ट्रेस होता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, वो आपके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। पॉल्यूशन उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होता है। आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हैं जो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी टर्म है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारे पाकिस्तानियों को आजकल समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और वो आपके ये स्ट्रेस, सिर्फ आप ये एक न्यूज़ मिली और आपको एक टेंशन मिल गई, सिर्फ इसको स्ट्रेस नहीं कहते। स्ट्रेस आप अपने आप को एक पूरी लाइफस्टाइल के थ्रू दे रहे होते हैं। तो ये जब तक आप ये 3 पिलर पूरे नहीं करते, डाइट का, एक्सरसाइज का और स्ट्रेस का, आपकी इज इक्वल टू हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। और इसमें बहुत सारी, देखें, अब हर डॉक्टर, हर न्यूट्रिशनिस्ट, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सबकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं, सब जो हैं वो रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट कि कौन किस ट्रीटमेंट से क्या रिजल्ट्स निकाल रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, मैंने तीनों चीज़ें यूज़ करके अचीव की होंगी और किसी और ने इस तरह, लेकिन राइट जो चीज़ें हैं, जो किसी पे गोल्स निकाल रहे हैं, उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कह रहे हैं कि केस टू केस वेरी करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको समझ के फिर ट्रीट किया जाए, क्योंकि सब पे एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाहरुख खान डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर जवेरिया महमूद डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और सदफ साजिद लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच, कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये जो बात कर रहे हैं, सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते, हम अपनी रूटीन्स चेंज नहीं करना चाहते, हम अपनी डाइट चेंज नहीं करना चाहते। हम जब तक कोई डिसीज़ ना आ जाए, जब तक हॉस्पिटल ना जाए, तब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमें ये प्रॉब्लम है या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है अपनी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए, और हम चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं। तो आप बग़ैर सेक्रीफाइस के, कॉम्प्रोमाइज़ की दुनिया में कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और ईद का दिन है, खाएँ, बिल्कुल खाएँ, लेकिन एतदाल के साथ। आपका मज़हब भी आपको एतदाल सिखाता है, और सोसाइटी भी जो है वो किसी बैलेंस और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो चल रही है, और नेचर भी जो है वो इसी के तहत चल रही है। सो खाएं, अच्छा खाएं, देख कर खाएं, जो आपको सूट करता है वो खाएं, जो सूट नहीं करता वो ना खाएं। ईद उल अज़हा मुबारक वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।